गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्लेष मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम डीसी मशीन करने वाले थे। तो उसमें हमने डीसी मशीन्स के कुछ कंसेप्ट थे, उनके बारे में कुछ हमने समझ लिया था, जैसे कि फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल, कर्लिंग फिंगर रूल। और आज हम डीसी मशीन शुरू करने वाले हैं। तो जब भी हम देखें कि डीसी मशीन की बात करते हैं तो डीसी मशीन जैसे कि दूसरी मशीनें भी होती हैं हमारे पास, डायनेमिक मशीनें, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मशीन। इन मशीनों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम डीसी मशीन्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ही मशीन, डीसी मशीन की जो वही जो कंस्ट्रक्शन हमारा जो डीसी मशीन का होता है, सेम कंस्ट्रक्शन हमारा जनरेटर के लिए भी वही होता है और मोटर के लिए भी सेम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो जब हम मशीन्स को एज ए जनरेटर यूज लेते हैं, ऐसे हम जनरेटर यूज लेंगे, और या फिर हम ये मोटर उसकी कैसे यूज लेंगे, डीसी मशीन्स को एज ए मोटर यूज लेंगे। जनरेशन मींस हम क्या करते हैं कि हम इसको इनपुट में देंगे, मैकेनिकल पावर इसको इनपुट में दी जाएगी और हमें आउटपुट में मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, इलेक्ट्रिक मशीन, डीसी मशीन है, एक डायनेमिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो ये ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट, जैसे कि हमारे पास दो हो गए, तो इनपुट में हमेशा क्या मिलता है, हमें मिलती है मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकली इनपुट मिलता है, और आउटपुट हमेशा मिलती है हमको इलेक्ट्रिकल। तो जैसे कि हम कभी भी पावर की बात करेंगे और मैकेनिकल पावर आउटपुट, मैकेनिकल पावर की बात करेंगे, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ टॉर्क और ओमेगा आर, ये होगी इसकी एंगुलर स्पीड। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है हमारे पास पावर। इसकी जो मैकेनिकल पावर होगी वो होगी ओमेगा आर इंटू टी। उसी प्रकार हमारे पास इलेक्ट्रिकल में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वोल्टेज और एक होता है करंट, जो हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया वोल्टेज और ये मिल गया करंट। करंट इलेक्ट्रिकल के रूप में जो आउटपुट हमें मिल रहा है या फिर इनपुट हम दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारे पास वो वोल्टेज और करंट के रूप में होती है। और जो इनमें से पावर होती है, इसको हम मेजर करते हैं वी इंटू आई करके हम इसको मेजर कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये जो टॉर्क होता है किसी भी मशीन का, जो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसी मशीन के अंदर हम जब बात करेंगे तो ये होगा टॉर्क इज बराबर के इंटू फाइव इंटू आई ए। और जब हम बात करेंगे किसी वोल्टेज की, जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है डीसी मशीन में, वो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन। ओमेगा लिख देंगे इसको के लिख देंगे, इसको के1 लिख दिया हमने, इसको के2 लिख दिया। तो हम देखेंगे अगर कांस्टेंट फ्लक्स हमारे पास मशीन है तो टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर स्पीड के। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर। और जो हम इनपुट में दे रहे हैं, जो ये पावर जो मैकेनिकली दी जाती है, जिस डिवाइस के द्वारा दी जाती है, उसे प्राइम मूवर बोलते हैं। हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर, जो हमारी मशीन को रोटेट कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम एक मोटर की बात करें जब डीसी मशीन के अंदर, तो हमें जो इनपुट पे क्या मिलेगा, इनपुट एक ऐसा मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकली आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में जब हमको इनपुट मिलेगा तो हमारे पास वही दो चीजें मिलेंगी, वी इंटू आई, और जो हमारे आउटपुट में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टॉर्क और एंगुलर स्पीड। ठीक है, और इसी के अंदर भी इसी तरह जब हमने पावर रिप्रेजेंट करी थी ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या है, वी इंटू आई। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई हमारी जनरेशन की और मोटर की। जब हम बात करें कि इसके कंस्ट्रक्शन की, जब डीसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो और मशीनों की तरह इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। वो होते हैं, एक तो होता है हमारे पास स्टेटर और दूसरा होता है हमारे पास रोटर।
अब बात करें सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं हमारे पास, उनमें स्टेटर में कभी तो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, कभी उससे हम एज ए आर्मेचर यूज ले लेते हैं जो करंट कलेक्ट करता है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट मशीनों में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक वो होती है, खासियत होती है। लेकिन जब हम बात करें डीसी मशीन की, तो स्टेटर को हम यूज लेते हैं हमेशा एक फील्ड पोल के लिए, फील्ड पोल के लिए। स्टेटर वह डिवाइस है जो पूरी मशीन के अंदर हमेशा स्टैटिक रूप में रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई डायनेमिकली मैकेनिकली डायनेमिक पार्ट नहीं है, वह एक जगह कांस्टेंट है, स्थिर डिवाइस है। ठीक है, वो मूव नहीं करता है, कहने का मतलब ये है। तो अब इसको हम स्टेटर को जब यूज लेते हैं हम किसके लिए, एज ए फील्ड पोल्स के लिए, फील्ड पोल जनरेट कराने के लिए काम लेते हैं। और फील्ड पोल्स के लिए हमें देनी पड़ती है उसको फील्ड वाइंडिंग। जैसे कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जब मशीन को, जब छोटी मशीन हमारे पास होती है तो उसको पोल्स के लिए हम पोल्स के लिए हम कभी कभी फिक्स्ड पोल्स काम में ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा भी पोल जो बने हुए हमारे पोल्स होते हैं वो काम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फील्ड पोल्स हमारे कौन से हो रहे हैं, जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जनरेट कराने पड़ रहे हैं। उसको हम अब जो इलेक्ट्रिक, उसके लिए हमको क्या देनी पड़ेगी, फील्ड वाइंडिंग को लपेटना पड़ेगा किस पे, फील्ड पोल्स पे। ठीक है, और ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ये क्यों, इसको क्यों लगाया जाता है, टू प्रोड्यूस मेन फील्ड वाइंडिंग। एक मेन फील्ड वाइंडिंग होती है डीसी मशीन में, उसको जनरेट कराने के लिए हम फील्ड वाइंडिंग का यूज लेते हैं। और फील्ड वाइंडिंग से हम क्या बनाते हैं, फील्ड पोल्स बनाते हैं। ठीक है, और फील्ड पोल्स में हमेशा दी जाती है डीसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई। इसका मतलब जो हमारे पोल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, वो फिक्स्ड होंगे, वो या तो उसमें या तो इस तरह एन या एस होगा। ये समय के साथ, टाइम के साथ, स्पेस के साथ चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा कांस्टेंट होंगे अगर हम इसे डीसी सप्लाई देते हैं। तो अगर हम इसको एसी सप्लाई देते हैं तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट हमेशा, अगर इसको एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम वो पोल्स बनाए, अगर जनरेट करें, तो ये हमेशा अल्टरनेटिंग नेचर होंगे। ये एन एस कभी एन कभी एस में बदलता रहेगा, जो कि इसमें नहीं चाहिए। हम इसको केवल डीसी सप्लाई दे रहे हैं ताकि हम एक कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट कर सकें डीसी मशीन में, टू प्रोड्यूस मेन फील्ड वाइंडिंग, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स जनरेट करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। अब बात करें रोटर की, तो रोटर हमेशा बनी होती है आर्मेचर कोर की, आर्मेचर कोर इसे बोलते हैं। और आर्मेचर कोर में होती है कास्ट आयरन की, ताकि ऐसे मेटेरियल की बनी होती है ताकि हमारा जो फ्लक्स है वो आसानी से फ्लो हो जाए। इसके लिए हम हाई परमिएबिलिटी वाला कोर यूज लेंगे, और हाई परमिएबिलिटी वाले कोर्स जैसे कि स्टील, आयरन कोर, इस तरह का हम यूज लेते हैं, इसलिए हम इसे आर्मेचर कोर बोलते हैं। और इस आर्मेचर कोर में हम हमेशा जो वाइंडिंग के लिए यूज लेते हैं, उस वाइंडिंग को बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वह पार्ट होता है किसी भी मशीन का जहां से हम डायरेक्टली हमारी सप्लाई जुड़ी होती है, हम वहां से करंट कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकली, और जो उसको इलेक्ट्रिकली अगर हम ऐसे जनरेटर यूज ले रहे हैं, ऐसे मोटर काम ले रहे हैं, तो हम उसको जो सप्लाई दे रहे हैं वो आर्मेचर के थ्रू दे रहे हैं। इसलिए आर्मेचर वह भाग होता है किसी भी मशीन का जहां से हम सप्लाई को कलेक्ट करते हैं या फिर इसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे आउटसाइड सप्लाई से। ठीक है, और जो फील्ड पोल्स होते हैं, एक स्टेटर डिवाइस होते हैं, वो मतलब आपको कांस्टेंट होंगे, वो आपको मैंने बता ही दिया। तो आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और आर्मेचर वाइंडिंग यूज लेते हैं टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड वोल्टेज। जो हमारा इंड्यूस वोल्टेज है उसे हम कलेक्ट करने के लिए जो काम लेंगे या फिर उसको प्रोवाइड कराने के लिए काम लेते हैं इस आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वाइंडिंग में भी हमारे पास जो तार के जो हम लपेटते हैं वो तांबे के ही बने होते हैं। ठीक है, और इसकी जो ईएमएफ होती है, इससे ईएमएफ जनरेट होगी हमारे पास, और इस ईएमएफ का जो मान होता है E बराबर P5NZ/60A फॉर ए डीसी मशीन। ये हमें बहुत इक्वेशन है किसी भी डीसी मशीन में जो आउटसाइड जो ईएमएफ जनरेट हो रही है या फिर हम ईएमएफ भेज रहे हैं, तो इस इक्वेशन ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसके अलावा जो हमारे पास
कंस्ट्रक्शंस के भाग होंगे तो उनमें होगा हमारा एक योक। योक डीसी मशीन का वह भाग होता है जो उसको बाहरी आवरण होता है, उसको बाहरी सपोर्ट प्रदान करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो पोल्स होते हैं उनको, ठीक है, और उसके आर्मेचर को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है। और योक वह भाग है जहां पे हम क्या करते हैं, पोल्स को इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। पोल्स जहां पे इम्प्लांट करते हैं वो भी योक होता है, एक भारी आवरण होता है, उसको भी योक बोलेंगे। और फिर योक होता है, योक इस तरह का बना होता है, इस प्रकार के मेटेरियल का बना होता है ताकि हमारी जो फ्लक्स है वो आसानी से इसमें क्या हो जाता है, फ्लो हो जाए, ठीक है, आसानी से फ्लक्स का प्रवाह हो जाए, ताकि ये जो फ्लक्स वापस एन से एस पोल की ओर जो प्रोड्यूस होगा वो उसको वापस रिटर्न पाथ भी मिल जाए। इस प्रकार का हम इसमें क्या करते हैं, कोर काम में लेते हैं इसकी योक का जो मटेरियल है वो इस तरह का काम में लेते हैं ताकि हमारी इसकी परमिबिलिटी क्या हो, हाई हो। इसके अलावा एक दूसरा भाग हो गया, वो उसे कहते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर डीसी मशीन के अंदर वह पार्ट होता है जो, जैसे कि क्या है कि हमारी जो किसी भी प्रकार की मशीन हो, किसी भी डायनेमिक जो हमारी मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, उसके अंदर से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका नेचर हमेशा एसी होगा, हमेशा नेचर एसी होगा, कभी भी डीसी नहीं होगा। चूंकि हम बात यहाँ पे डीसी मशीन की कर रहे हैं, तो डीसी मशीन का जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि डीसी मशीन है, डीसी सप्लाई के द्वारा चलती है, डीसी सप्लाई के द्वारा चलती है। और जब हमें आउटपुट वो मिल रहा है किसी जनरेटर से, वो भी डीसी मशीन से, तो वो भी हमें डीसी ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने आपको यही बोल दिया कि कोई भी मशीन हमेशा एसी जनरेट करेगी और एसी ही ग्रहण करेगी, उसको अगर किसी मैकेनिकल को रोटेट करवाना है तो जो इस काम को जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और एसी को वापस डीसी में कन्वर्ट करेगा, वो काम हमारा जो कम्यूटेटर करता है किसी भी डीसी मशीन के अंदर। तो ये ऐसे रेक्टिफायर काम कर रहा है, किसके लिए, जब हम इसको जनरेटर की तरह यूज लेते हैं, किसकी तरह, जनरेटर की तरह जब हम इसको यूज लेते हैं, जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसमें हुई है, ईएमएफ उसमें एसी के अंदर हुई है। और एसी को हम जब डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम उसको कम्यूटेटर का यूज लेंगे, और कम्यूटेटर हमारा क्या करेगा, उसको रेक्टिफायर की तरह क्या करेगा, एसी को डीसी में बदल देगा, बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में बदल देगा, और उसी तरह के डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और जब हमारा जो डीसी मशीन है वो एक मोटर की तरह काम करेगी, तो मोटर की तरह काम करने के लिए हम उसको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी बाहर से। और जब आउटसाइड हम डीसी सप्लाई देंगे तो हमें जो यूटिलाइजेशन है हमारा, वो मैंने आपको पहले बोल दिया एसी के ही अंदर होगा। तो एसी के अंदर जो कन्वर्ट कराना पड़ेगा उसको एंटर करने से पहले, तो वो काम हमारा करेगा कम्यूटेटर। उस समय हमारा जो कम्यूटेटर है वो एज ए इन्वर्टर काम करता है, ठीक है, एज ए इन्वर्टर। ये किस केस में करेगा, जब हमारी मशीन किस तरह वर्क कर रही हो, एज ए मोटर काम कर रही हो। हमारी सेम मशीन ही डीसी मोटर की तरह काम भी करती है और जनरेटर की तरह भी काम करती है। अब हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर की बात करने से पहले हमें उसे करना पड़ेगा, एक बेसिक ऑपरेशन के बारे में समझना पड़ेगा। उसका बेसिक ऑपरेशन क्या है, वह किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक फिगर को समझते हैं। ये हमने क्या बना दिया, एक योक बना दिया, योक जिसमें कि हमारा पूरा जो सिस्टम है हमारा सब उसके अंदर इंजेक्ट है। जैसे कि हमारे पोल्स हो गए, ये हमारे पोल्स हैं, इसको योक पे लगा रखा है। और ये एक रोटेटिंग पार्ट है जिसे हम आर्मेचर बोल रहे हैं, ताकि जहाँ से हम करंट को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर करंट इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हम इसको, जब हम इनमें जो मेन फील्ड फ्लक्स के लिए जो हम पोल्स इंजेक्ट कर रहे हैं, इन पोल्स की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करती है करंट की ओरिएंटेशन पर। करंट की ओरिएंटेशन कैसे देंगे, इसको इस करंट की ओरिएंटेशन इस प्रकार देंगे कि ये एन पोल की तरह और वो ये एस पोल की तरह वर्क करे, या फिर ये एन की ये तरह या फिर एस की तरह वर्क करे। सेम पोल नहीं बनाएंगे, इसको एन पोल इसको एस पोल। और सेम क्वांटिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेम करंट को ही, सेम जो करंट होता है उसी को ही इसमें भी ओरिएंटेशन कराते हैं। और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है वो एन की तरफ वर्क कर रहा है या फिर एस की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये पोल है,
अब इस पोल को आप एन की तरफ वर्क कराना चाहते हो, एन पोल की तरफ वर्क करवाना चाहते हो, तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो एन पोल से आउटसाइड बाहर निकलता है। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नली जब वो बाहर जाता है तो वह एन से बाहर निकलता है फ्लक्स, और फिर वापस एस की तरफ एंटर होता है। जब हम जानते हैं अगर फ्लक्स की डायरेक्शन इस एन की ओर है, तो अब हम इसकी ओरिएंटेशन किस प्रकार करें कि ताकि मतलब ये एन पोल की तरफ वर्क करे। तो इसकी ओरिएंटेशन को समझने के लिए हमने आपको कर्लिंग फिंगर रूल समझाया था। तो कर्लिंग फिंगर रूल क्या कहता है कि जो ये फ्लक्स की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में अगर हमारा अंगूठा हो तो ये जो कर्लिंग फिंगर है वो डायरेक्शन बताएंगी ओरिएंटेशन की कि हमारा करंट किस तरह से इसके अंदर ओरिएंट कराया जा रहा है, ताकि इसके अंदर क्या किया जाए, एन फ्लो जनरेट हो जाए। तो हम जानते हैं कि ये जो अब अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, हमारा अंगूठा इसको दिखा रहा है, तो ये जो कर्लिंग फिंगर है तो ये शो कर रही है ओरिएंटेशन की दिशा को। मतलब हम हमारे कंडक्टर को इस तरह लपेटना शुरू करेंगे। किस तरह? इस तरह। तो हम हमारे कंडक्टर को इस तरह लपेटना शुरू करेंगे। तो जैसे कि ये मैंने कंडक्टर है, कंडक्टर को इस तरह लपेटना शुरू किया तो ये इनसाइड से फिर वापस बाहर आके फिर इनसाइड हो जाएगा, फिर बाहर आके फिर इनसाइड हो जाएगा, फिर बाहर आके फिर इनसाइड हो जाएगा, फिर इसको बाहर ले लेंगे। तो अब समझ लीजिए जैसे कि करंट आई इसमें आ रहा है और ये करंट आई जैसे कि एंटर हो रहा है करंट की दिशा के अंदर, हम इसको यूं घुमाएंगे, करंट की दिशा जिस तरह जाएगी और ये हमारा फ्लक्स डायरेक्शन इस सोर्स दिशा रहा है, तो इसका मतलब हमारी ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार में एस पोल में भी क्या कर देंगे, ओरिएंटेशन दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका दे देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार इसको भी। अब जैसे कि ये एस पोल है, एस पोल में क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स एंटर कर रहा है इस प्रकार। अब अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो हमारी ओरिएंटेशन किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, इस प्रकार हम करेंगे। तो यहां से शुरू करेंगे और फिर इसको ये नीचे से ऊपर इस तरह, ये हमारा एस पोल बन गया। अब हमारे दो एन और एस पोल बन चुके हैं। अब एन और एस पोल बनने के बाद जो हमारे क्या है कंडक्टर्स हैं, जो इसके अंदर इस प्रकार वर्टिकली इंजेक्ट है, इनको देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे शो करेंगे। हमने आपको बताया था कि करंट की अगर डायरेक्शन शो करनी हो और कंडक्टर ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ा हो तो हम उसको डॉट से या फिर क्रॉस से शो करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, लेकिन हम केवल दो कंडक्टर से एक टर्न्स की बात करेंगे और उसी के द्वारा हम समझ लेंगे उसके अंदर जो वोल्टेज डाउन जनरेट हो रहा है उसी से समझ लेंगे हम, और करंट्स में किस प्रकार, और जो हमारे जितने भी क्या है कंडक्टर्स हैं उसमें किस प्रकार जनरेट हो रहा होगा। हम इसकी प्रिंसिपल को समझने के लिए, बेसिक ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक टर्न की बात करेंगे, जो एक कोइल है उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको अगर ए डैश दे दूं इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर का नाम मैं ए रख दूं तो इसका नाम ए डैश रख देता हूं। ठीक है, ये वही सेम कंडक्टर है, ये वही सेम कंडक्टर है जो कि नीचे से लपेटता हुआ वापस बाहर से इधर से आया है। ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच में जो ये यहां से लपेटना शुरू किया तो यहां से वापस बाहर निकलता है। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस आना वाजिब बात है, क्योंकि करंट यहाँ से नीचे फ्लो होगा तो वहां से घूम के वापस नीचे से ऊपर की ओर आएगा। तो इस प्रकार ये कंडक्टर है, इसमें जो ये तो ये डॉट की तरह होगा, तो ये क्रॉस की तरह, ये क्रॉस की तरह, डॉट की तरह होगा। अब हम इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझ रहे हैं, तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम इसको डॉट लगा लें, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी कुछ बनाना चाहें वो बना देते हैं। जैसे कि हम इसको क्या बनाते हैं, डॉट बना देते हैं, और इसको क्या बनाते हैं, क्रॉस। ठीक है, इतना समझने के बाद अब इसमें आप ये मत समझिए कि यहाँ पे एक ही कंडक्टर है, यहाँ पे कई सारे कंडक्टर्स हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि जो कंडक्टर यहाँ पे है वहाँ पे मैक्सिमम इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस में किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह जा रहा है, इस तरह फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इस पर डॉट लगा रखा है। डॉट मतलब अब ये अगर ये ऐसे जनरेटर काम कर रहा है तो फिर मैं इसमें कौन सा राइट हैंड रूल काम लूंगा, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, मैं इसमें राइट हैंड रूल काम लूंगा, क्योंकि ये जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये मोटर होता तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड रूल काम में लेता। अब ये जनरेटर है तो इसके अंदर अगर मैंने क्या बताया था, ये हमारी फिंगर्स हैं, जैसे कि ये अंगूठा क्या दिखाएगा हमारी, ये दिखाएगा ये हमारी रोटेशन की दिशा को, ये पेरिफेरल रोटेशन की दिशा को मैं इस तरह शो कर रहा हूँ, ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन।
ये अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है तो ये हमारा क्या है, ये मैं इसको इस तरह घुमा के देख लेते बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्लक्स की डायरेक्शन है, इसे मैं फ्लक्स की डायरेक्शन बोलता हूँ, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसको मैं फ्लक्स की डायरेक्शन बोलूँगा, और ये करंट की दिशा को, और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये करंट हमने फ्लो नहीं किया, फ्लो करंट हमारा फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं इस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसका जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करेगी। तो ये डॉट ना होकर क्या हो जाएगा हमारे पास क्रॉस, क्योंकि ये इनसाइड द पेपर जा रहा है, और अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। हम इसे एक दूसरे चित्र में समझ लेंगे, जैसे कि ये है WR, ये जो कि स्पीड है, एंगुलर स्पीड, और ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो उसको मैकेनिकली आउटसाइड ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि एक जनरेटर है, ठीक है। तो फिर जैसे कि ये हमारे एक रोटर हो गई, रोटर के अंदर ये हमारे क्रॉस एंड डॉट ये हमने शो कर रखा है, ठीक है। तो इस क्रॉस के कारण हमारे पास कई सारे क्रॉस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम मैं इस पॉइंट को, ये है मेरा पॉइंट A, ये हो गया A डैश कंडक्टर, और यहाँ पे जो अब मैं इसमें 4 स्थितियों के बारे में अध्ययन करूंगा, केवल एक ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब ये रोटेशन करके, ये हमारा जो रोटर पार्ट है ये रोटेट करके वही जो कंडक्टर है यहाँ पे A पे है, वही कंडक्टर थोड़ी देर बाद नंबर 2 पे आ जाएगा, नंबर 3 स्थिति पे आ जाएगा, और नंबर 4 स्थिति पे भी आ जाएगा, और हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो हमेशा यही रहेगी, ठीक है। अब हम जब नंबर 1 इसकी स्थिति की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स है हमारा जो करंट आ रहा है वो हमारा मैक्सिमम आ रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इनसाइड द पेपर जा रहा है, और जब ये किस में जा रहा है, क्रॉस में, ठीक है। तो अब इस स्थिति के अंदर जो मैं अगर एक ग्राफ बनाऊं इसका टाइम के साथ, तो जो जो ए नंबर कंडक्टर है, मैं किसी बात कर रहा हूं, ए नंबर कंडक्टर के ईएमएफ की बात कर रहा हूं, तो मैं इसे ईए से प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे मैक्सिमम फ्लक्स की कटिंग होगी, और मैक्सिमम फ्लक्स की कटिंग के कारण मैक्सिमम ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसलिए तो मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, मैक्सिमम पॉइंट पे रख दूंगा। और फिर थोड़ी देर बाद ये किस पे आ जाएगा, नंबर 2 स्थिति पे आ जाएगा, और जब ये नंबर 2 स्थिति पे आ जाएगा, ठीक है, और उसी समय अब हम ई ए डैश की भी बात कर लेंगे, ई ए डैश हमारा कंडक्टर है। जब इस टाइम पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा इनसाइड द पेपर, उसी टाइम आउटसाइड द पेपर नंबर 3 पे हमारे पास जो ये नंबर ए डैश है, ए डैश जो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, मैक्सिमम कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब आउटसाइड द पेपर, मतलब पेपर से आउटसाइड आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको मैं नेगेटिव में ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं इसको पॉजिटिव में ले लूंगा। अब ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये रोटेट होकर नंबर 2 स्थिति पे आ जाएगा, तो उस समय ए डैश में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 0 पे होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो दोनों जीरो, उन दोनों की फ्लक्स कटिंग कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैंने आपको वो बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि ईएमएफ उत्पन्न, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफएस इंटू एफ आर इंटू साइन डेल। ये तो हो गई ईएमएफ फ्लक्स कटिंग किसकी, स्टेटर की, ये रोटर की, और ये क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल। तो इस स्थिति के अंदर दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, और 0 के कारण यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, 0। इस जगह 0 उत्पन्न होने के कारण मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पे 0 करंट आ गया है, करंट ये ईएमएफ आ गया है, तो इसको मैं इससे मिला दूंगा। इसी प्रकार इसके अंदर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नंबर 3 पे एडस वो किस पे हो जाएगा, नंबर 4 पे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद समय की ओर बात करेंगे, फिर ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, तो उस समय पर ये डॉट, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस न रहकर यहाँ पे डॉट बन जाएगा ऑटोमेटिक ही, जब ये एस के इन्फ्लुएंस में आएगा, एक्स के इन्फ्लुएंस में आएगा। तो हम जानते हैं कि हम इसको आउटसाइड द पेपर आ रहा है, उसको मैं नेगेटिव दिखा रहा हूं, तो नेगेटिव पॉइंट पे मैं इसको दर्शा दूंगा, और उसी टाइम पे ये जो हमारा ए डैश है वो यहाँ हो जाएगा, इस एक स्थिति पे पहुंच जाएगा, तो उसके अंदर जो करंट है वो कितना फ्लो होने लग जाएगा, मैक्सिमम फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। और फिर दोनों दोबारा किस पे हो जाएंगे, फिर दोनों दोबारा किस पे आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे, ठीक है।
इस प्रकार हमारे जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है किसमें, रोटर के जो करंट के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है उसकी जो दिशा होगी यूनिडायरेक्शनल न रहकर बाय डायरेक्शनल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है उनके अंदर उत्पन्न होने वाली ईएमएफ या फिर प्रोवाइड की जाने वाली ईएमएफ हमेशा एसी होती है, डीसी में नहीं होती है। इनसाइड किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड की बात कर रहा हूं, जबकि आउटसाइड में हम कम्यूटेटर की सहायता से उसको डीसी सप्लाई में बदल देते हैं, ठीक है, और फिर डीसी को एसी में बदल देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं नंबर 1 पॉइंट की बात कर रहा हूं, नंबर 2 की, नंबर 3 की और नंबर 4 की। ठीक है, और इसी ए डैश के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो हमारे पॉइंट्स हैं। अब चूंकि जो करंट हमारा ए क्रॉस में जा रहा है, मैं ए और ए डैश की बात कर रहा हूं, तो चूंकि दोनों सेम ही कंडक्टर हैं, इसी कंडक्टर के अंदर करंट इनसाइड जा रहा है और इसी करंट से हमारा करंट आउटसाइड आ रहा है, तो दोनों में जो करंट आएगा वो आएगा इस दोनों के अंतर पर डिपेंड करेगा। तो ई ए डैश बराबर ई ए माइनस का ई ए डैश। तो चूंकि ये दोनों में अंतर है तो ये यूनिडायरेक्शनल एक दूसरे से कटेंगे नहीं है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से ईएमएफ जुड़ जाती है। सेम कंडक्टर में ईएमएफ हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है, कटती नहीं है एक दूसरे से अगर उनकी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, जबकि डायरेक्शन सेम है, बस दिखाने का तरीका अलग है। उसको यहां से नीचे जा रहा है और वही कंडक्टर में करंट कहां से आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। ओके, इतना आपके समझ में आया। तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो इन दोनों का जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा, इसका मान भी तब भी क्या आएगा, एसी ही आएगा, क्रॉस नहीं होगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो ई ए डैश है, तो ई ए प्लस ई ए माइनस, माइनस का ई ए डैश, माइनस का ई ए डैश यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क की। टॉर्क की बात करने के लिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस हमारे कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे डॉट कंडक्टर्स हैं। जो भी कंडक्टर इस क्रॉस में आएगा वही कंडक्टर सेम डॉट में हो जाएगा, वही क्रॉस में जाएगा थोड़ी देर बाद इसमें इस एन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद। तो जो भी क्रॉस कंडक्टर है, तो मैंने आपको बताया था जब कंडक्टर में करंट इस तरह जा रहा हो तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है उनकी डायरेक्शन में शो कर सकता हूं कर्लिंग फिंगर रूल के द्वारा। तो कर्लिंग फिंगर रूल के कारण जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, इस करंट के कारण। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी। उसको हम देखेंगे कर्लिंग फिंगर के रूल। तो इसको हम देखते हैं, जैसे कि ये अंगूठा अगर करंट की दिशा को में जा रहा है, इनसाइड द पेपर जा रहा है, तो जो एक कर्लिंग फिंगर है वो दिखाएंगे डायरेक्शन किसको, डायरेक्शन ऑफ द करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। उसी प्रकार इस डॉट के अंदर बनाऊंगा मैं, तो इस डॉट के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किस प्रकार होगी, आउटसाइड द पेपर। तो इसका मतलब इस तरह होगी। तो ये दोनों इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा। ओके, इतना जब आपके समझ में आ गया तो मैंने आपको बोला था कि जो कोई भी हमारा मैग्नेटिक कोर होता है, इसके ऊपर मैंने ओरिएंटेशन दी है। तो यहाँ पे एन पोल जनरेट हुआ है, यहाँ पे मान लो एस पोल जनरेट हुआ है। तो जो एन पोल से हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स आउटसाइड निकलती हैं, आउटसाइड की तरफ जाती हैं फ्लक्स, तब ये मैग्नेटिक आउटसाइड निकलती है। तो ये एन से तो आउटसाइड निकलती है, एन से तो आउटसाइड निकलती है और एंटर किस में होती है, एस में एंटर होती है। लेकिन इनसाइड हम जब बात करेंगे वही सेम फ्लक्स, तो वो एस से एन की ओर जाता है। किससे ओर की जाता है, एस से एन की ओर जाता है इनसाइड द कोर। और आउटसाइड बात करें तो एन से एस की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब ये कोर है, ये कोर की बात कौन सी बात कर रहा हूं मैं, एन की, इनसाइड द कोर की बात कर रहा हूं। तो इनसाइड द कोर हमारे पास तो इनसाइड द कोर होगी जब बात तो मैं इसको एस लिख सकता हूं, इस पोल को मैं एस पर लिख सकता हूं और इस पोल को मैं एन लिख सकता हूं। तो ये एज ए एस पोल की तरफ वर्क करेगा और ये एज ए एन पोल की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स क्या है, कोर के अंदर इनसाइड फ्लो हो रही है और फ्लो होने के कारण हमारे पास क्या बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। तो ये एन पोल बन गया, ये एस पोल बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो एन पोल और ये एस पोल है, तो विपरीत जो विपरीत ध्रुव वाले जो पोल्स होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हमारी जो रोटर है वो डायरेक्शन में फ्लो होने की कोशिश करेगी, इसको यहां अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है,
तो ये अट्रैक्ट करेगा। और उसी प्रकार जो ये एन है और एन एक दूसरे को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि इन दोनों का पोल्स क्या है, इन दोनों के पोल सेम है, तो इसके अंदर ये एक दूसरे को विकसित कर रहे हैं। इसके कारण क्या करेगा, ये हमारी कोर इस तरह रोटेट होने की कोशिश करेगी, फिर इसी प्रकार इधर रोटेट होने की कोशिश करेगी, और एस से एस में क्या होगा, विकर्षण होगा, तो ये इसको इस प्रकार रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो जो ये हमारा जो टॉर्क है जो उस पर लग रहा है, इस किस पे, इस कोर पे, जो हमारे इस रोटर पे जो फोर्स लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये हमारा कोर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब किसी भी जनरेटर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैकेनिकली प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट कराते हैं, तो उसके हमको किसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, मैकेनिकल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी हमेशा उसके विपरीत होगी, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के विपरीत होगी। और जो विपरीत टॉर्क है उसको हम ओवरकम करने के लिए हमने जितना हमने रोटेट करने के लिए फोर्स लगाया, किसको ओवरकम करने के लिए, इस टॉर्क को ओवरकम करने के लिए हमने जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स जाके क्या हो जाता है, वो फोर्स जाके आउटसाइड द ईएमएफ जनरेट करता है, और ईएमएफ जनरेट करता है इस टॉर्क के बराबर, किसके बराबर, टॉर्क ईएमएफ टीई। ठीक है, तो ये टीई के कारण क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है किसमें, आउटसाइड द कोर, और उस ईएमएफ का मान क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू टी ओमेगा, इस टी टॉर्क ई के बराबर क्या होता है, इसमें ईएमएफ जनरेट होती है, वो सेव हो जाती है हमारे आउटसाइड द आउटसाइड, जो हमारा जो मशीन है उसके आउटसाइड हम उसको कैसे लेते हैं, सप्लाई के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि जब हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने क्या किया, इसको मेन फील्ड प्रोवाइड कराया। मेन फील्ड प्रोवाइड कराने के बाद जब इसको रोटेट कराया, तो रोटेट कराने की वजह से हमारे एस पोल और एन पोल जनरेट हुए, और इनके कारण इसमें क्या है, एक मैग्नेटिक ईएमएफ इधर की साइड एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न हुई। तो उसके विरुद्ध हमने भी जब जोर लगाया, हमने उसके विरुद्ध जब फोर्स लगाया, तो उसके विरुद्ध जब रोटेशन करा रहे हैं, तो उसके कारण को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ रही है। एक्स्ट्रा हमको क्या है, प्राइम मूवर पे मैकेनिकल पावर की जरूरत पड़ रही है। वो पावर जो मैकेनिकली को एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, वो जाके हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ के रूप में जनरेटर के अंदर मिल जाती है, आउटसाइड द मशीन मिल जाती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक ऑपरेशन ऑफ जनरेटर हो गया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मोटर्स पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।